नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवाटा स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी परेशानियों के बारे में जो कि एक नया दुकानदार टाइल्स की शॉप ओपन करने के बाद उसको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पूरी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आज टोटल मैंने 9 पॉइंट नोट किए हुए हैं। आज पूरा उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइमिंग का। जब भी आप दुकान खोलते हैं, चाहे वो कोई भी दुकान खोल रहे हो, चाहे टाइल्स की दुकान हो, चाहे किसी भी चीज की दुकान हो, वहां पे टाइमिंग का जो है सबसे बड़ा इशू होता है। आपको अपनी टाइमिंग जो है उसको हमेशा फिक्स करना है कि अगर आप 9 से 8 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकान खोलते हैं या सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकान खोलते हैं, तो आपको हमेशा उसी टाइम पे ही दुकान खोलना है। आपका टाइमिंग जो है 8 बजे का है और आप जो है कभी 8 बजे दुकान खोल रहे हैं, कभी 9 बजे दुकान खोल रहे हैं, कभी 10 बजे दुकान खोल रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम को फ्लक्चुएट करेंगे तो उससे आपका कस्टमर बेस जो है वो परेशान होगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप टाइम सेट करिए, हमेशा आपकी दुकान उसी टाइम पे ही खुले और उसी टाइम पे ही बंद हो। सो क्योंकि बहुत सारे जो टाइल्स के दुकानदार होते हैं वो पाइप फिटिंग का सामान भी रखते हैं, उसके साथ पेंट का सामान भी रखते हैं उसी के साथ। तो सारी चीजें जो है सबका कस्टमर का जो टाइमिंग है, क्योंकि पाइप फिटिंग का जो सामान होता है वो वाला कस्टमर जो है सुबह सुबह बहुत जल्दी आ जाता है। पेंट का सामान वाला कस्टमर जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह आए, वो हो सकता है शाम को भी आए, दोपहर को भी आए। तो टाइमिंग का जो है सबसे ज्यादा इशू रहता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपको जो अपनी दुकान खोलनी है वो हमेशा टाइम से खोलनी है। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आ जाता है कि जो हमारे बिजनेस है, उस बिजनेस में जो हमारे पास जो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर आता है वो हमेशा रिपीटेबल कस्टमर हमेशा नहीं रहता है। क्योंकि जो हमारा काम है वो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है। अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है वो घर बना रहा है, तो वो अपनी लाइफ में हो सकता है एक घर बनाए, 2 घर बनाए, 50 घर नहीं बनाएगा। वो डेली किराना का सामान नहीं है कि वो डेली उसको चावल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए। इस तरीके का सामान नहीं है हमारे पास। सो हमेशा इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों उनको, कि जो हमारा कस्टमर बेस है वो रिपीटेबल नहीं है। इसलिए हमको हमेशा नए नए कस्टमर को ढूंढना है। नए कस्टमर को किस तरीके से ढूंढना है उसकी भी एक अलग ट्रिक है। हमेशा आपको नए नए कस्टमर को ढूंढने के लिए आपको फेसबुक ऐड चलानी चाहिए, या आप अपने सोशल मीडिया में अपने वीडियोस को शेयर करिए, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करिए। नए नए जहां भी घर बन रहे हैं वहां पे आप जाइए, अपना विजिटिंग कार्ड लोगों के साथ शेयर करिए। मिस्त्रियों के साथ, टाइल्स मिस्त्री हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे पेंटर हो, सबके साथ कांटेक्ट करिए, उनकी मीटिंग रखिए, उनको अपनी दुकान में बुलाइए, उनको अपने दुकान का प्रमोशन करने के लिए बोलिए, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए बोलिए, कुछ उनका कमीशन सेट कर दीजिए, जिससे कि आपके दुकान में जो है जो कस्टमर का रोटेशन है वो बना रहे, कस्टमर का फुटफॉल बना रहे, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। सो अगला पॉइंट हमारा आता है कि जो सबसे खतरनाक पॉइंट है कि उधारी का पॉइंट। हर बिजनेस में उधारी जो है सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं नया, अगर आप टाइल्स का नया शोरूम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी उधारी की। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें उधारी ना हो। आज की डेट में अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं, अपने लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, आपका छोटा शोरूम है, नया दुकान है, तो आपको उधारी का सामना फेस करना पड़ेगा। सो इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे बचें इससे। सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि या तो आप दो चीजें हैं, या तो आप ऐसा कर दीजिए कि सीधे मना कर दीजिए कि मेरे को उधार देना ही नहीं है। तो आपका उस केस में क्या होता है कि कस्टमर बेस जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो आपके पास कस्टमर आएगा वो आपको हार्ड कैश देगा। दूसरा होता है कि आप कुछ ऐसे वॉल पे कुछ स्टिकर लगा दीजिए। जैसे कि एक मैंने रिसेंटली एक देखा था स्टिकर, उसमें लिखा था कि देख भाई, उधार बंद है, हमने खुद लोन ले रखा है। सो इस तरीके के इमोजीज आप लगा सकते हैं। बहुत सारी दुकानों में मैंने देखा है लोग बाग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने उधार से बच सकते हैं। बहुत से तरीके हैं कि उधार अगर देना भी पड़े तो आप उसके लिए भी आपको श्योरिटी हो, क्योंकि आपको जब भी आप उधार दे रहे हो तो कस्टमर से एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ जरूर ले लें। जैसे कि आप सिक्योरिटी चेक ले लें, पोस्ट डेटेड चेक ले लें, और उससे एक श्योरिटी ले लें कि हाँ भाई इतने दिन में तू मेरा पैसा पूरा वापस कर देगा। सो ये तरीका हो गया कि किस तरीके से उधार से बचा जा सके, और अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत उधारी होती भी है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी क्लोज किया जा सके। सो अगला पॉइंट आता है हमारा कि
टाइल्स की दुकान में स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है साहब। कि टाइल्स का जो बिजनेस है इसमें जो डिजाइने हैं, आज की डेट में बहुत सारी डिजाइने हैं, एन नंबर ऑफ डिजाइन है। चाहे बाथरूम ले लीजिए, चाहे फ्लोर ले लीजिए, चाहे वॉल ले लीजिए, चाहे पार्किंग ले लीजिए, चाहे स्टेप एंड राइजर ले लीजिए, चाहे सैनिटरी वेयर ले लीजिए, हर प्रोडक्ट में अपना एक अलग एन नंबर ऑफ वेराइटीज हैं। हर तरीके के प्रोडक्ट का आपको स्टॉक कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, जैसे आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, अगर आपका एक नया छोटा शोरूम है तो आप डायरी मेंटेन करिए। अगर आपका काम बड़ा हो गया है तो आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप जितने भी माल आपने परचेज किया, आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ली, जितना आपने सेल करते गए आपको सॉफ्टवेयर सब कुछ बता देगा। लेकिन आपका काम अगर नया है, आप नया दुकान शुरू कर रहे हैं, आपका काम अभी छोटा है, तो आप एक डायरी बनाइए, जितना भी माल आपने परचेज किया उसका एंट्री करिए कि भाई ये डिजाइन मेरे पास इतनी स्टॉक में आई, इतना मैंने परचेज किया। अब डेली जितनी भी बिक्री होती जा रही है उसको वहां पे माइनस करते जाइए। सो ये एक तरीका होता है कि स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी डायरी में, क्योंकि गोदाम आप रोज नहीं जा सकते, आप रोज गोदाम में जाएंगे नहीं, रोज गोदाम में जाके ये नहीं देख सकते हैं कि कौन सी टाइल्स कहाँ रखी है, कितनी बची हुई है, ये डिजाइन अभी 100 पेटी बची है कि 10 पेटी बची है, ये रोज रोज देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप क्या करिए, एक डायरी मेंटेन करिए। अगर आपका बजट नहीं है सॉफ्टवेयर का तो एक डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी में सारी चीजें लिखिए कि ये फला डिजाइन मेरे पास इतनी पेटी आई थी, इतना मैंने आज सेल किया। जितना भी आप सेल करते जाएं स्टेप बाय स्टेप उसमें माइनस करते हुए लिखते जाएं। तो जब भी आपको, अगर मान लीजिए बाद में कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि ये फला डिजाइन मेरे को पसंद है, इसका मेरे को 100 पेटी चाहिए, तो आपको गोदाम नहीं भागने की जरूरत पड़े। आप सीधे अपनी डायरी खोलिए, उसमें आप चेक कर लीजिए कि हाँ भाई ये डिजाइन मेरे पास इतनी बची हुई है, हाँ इसका स्टॉक मिल जाएगा। और नहीं मिल पाएगा तो उसको बता दीजिए कि भाई मेरे पास 5 दिन 10 दिन मेरे को टाइम दे दो, तो इस माल को मैं मंगा के आपको दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। इसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप बहुत बार जो है नया दुकानदार होता है, जो नया दुकान खोल रहा होता है, तो उसके साथ सामने जो कस्टमर आते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, 10 में से कम 2-3 कस्टमर तो ऐसे आ ही जाते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि साहब आपके यहाँ जो आप माल मेरे को बता रहे हैं वो बगल वाला दुकानदार जो है वो इससे सस्ता दे रहा है। लेकिन अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपको ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये बगल वाला इतना सस्ता कैसे दे रहा है, मेरे से सस्ता कैसे दे रहा है। हो सकता है मैंने परचेजिंग ज्यादा महंगी कर ली है, या मेरे को जहां से मैंने माल मंगाया उसने मेरे को माल महंगा बेचा है, कि मेरा रेट ज्यादा है, मैं मार्जिन ज्यादा ले रहा हूँ, या बगल वाला कैसे इतना सस्ता बेच ले रहा है। इस तरीके का कंफ्यूजन जो है बहुत तरीके का होता है। अगर आप मान लीजिए कोई पुराना दुकानदार है, उससे अगर कोई कस्टमर ऐसे बोलेगा ना कि भाई साहब ये सामान जो है आप महंगा दे रहे हैं, ये बगल वाला इससे सस्ता दे रहा है, तो पुराना दुकानदार जो होता है ना वो समझ जाता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई आइटम आपका 100 रुपए की खरीदी है तो आप उसको 105, 110, 120 ऐसे ही बेचेंगे, उसको 90 रुपए में, 95 रुपए में तो बेचेंगे नहीं। तो अगर कस्टमर ऐसा बोल रहा है कि 100 रुपए का आइटम है जो आपकी खरीद है और आपको बोल रहा है कि ये 90 रुपए का मिल रहा है बगल वाली दुकान में, तो आप पकड़ लोगे तुरंत। सो ये पॉइंट जो है वो आपके साथ जो होता है ये समय के साथ होता है, ये आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन चालाकियां आपको भी समझनी होगी, इस तरीके की जो चालाकियां कस्टमर करते हैं, तो उन चीजों को आप गौर करिए कि कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इंसान को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इंसान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कि आपके साथ वो गेम कर रहा है, कि आपके ऊपर आपको ऐसा बिहेव कर रहा है कि हाँ मेरे को सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता। सो हमेशा ऐसा बिहेव करिए कि भाई अगर वो आपसे बोल रहा है कि बगल वाला इतना सस्ता दे रहा है तो आप सीधे बोल दीजिए भाई ये इतने का ही मिलता है, आप उधर से ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। चलिए अगला पॉइंट है कि डेड स्टॉक से कैसे बचें। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो वॉल टाइल्स होती है, वॉल टाइल्स में जैसे 12-18 हो गया, 12-24 हो गया, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है टाइल्स बिजनेस में डेड स्टॉक की होती है। डेड स्टॉक की क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि आपने देखा, मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाता हूँ। जैसे आप ये डिजाइन देख रहे हैं, इसमें डार्क भी है, हाईलाइटर भी है, लाइट भी है, इसका फ्लोर भी है। सो ऐसी कोई भी बाथरूम की डिजाइन होगी, उसको एक डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 अलग अलग टाइप्सों को सेट चाहिए, तब जाके आपका एक बाथरूम का सेट कंप्लीट होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 20 ऐसी डिजाइन है तो 20 × 4 कर दीजिए, तो आपके पास लगभग 80 अलग अलग डिजाइन हैं जिनका स्टॉक आपको मेंटेन करना है, उसका डेड स्टॉक से भी बचना है। सो वो कैसे बचे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपको डायरी बनानी है।
फिर बहुत से दुकानदार ऐसा करते हैं कि इस महीने मैंने फला कंपनी से माल लिया, अगले महीने दूसरी कंपनी से माल लिया, उसके अगले महीने दूसरी कंपनी से माल लिया। तो अगर आप 10-10 कंपनियों से हर महीने पर हर महीने अलग अलग कंपनियों से सामान खरीदेंगे, खासकर वॉल टाइल्स, तो आपका डेड स्टॉक होना लाजमी है। सो डेड स्टॉक से बचने का सबसे पहला तरीका कि आपको कंपनी चेंज नहीं करनी है। आपको कंपनी जो है वो एक कंपनी को कम से कम आपको 2 से 3 साल चलाना ही चलाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका डेड स्टॉक होना ही है। सो डेड स्टॉक से बचने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि कंपनी चेंज नहीं करनी है। मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर कोई डिजाइन है वॉल टाइल्स में, जिसका डार्क आपने 100 पेटी मंगाया, लाइट आपने 100 पेटी मंगाया, हाईलाइटर आपने 100 पेटी मंगाया और फ्लोर आपने उसका 80 पेटी मंगाया। सो कुल मिला के आपके पास 380 पेटी का स्टॉक आ गया। जब आपने उसको बेचना शुरू किया, किसी का कस्टमर का जो बाथरूम है वो 6 फीट की हाइट में है, किसी का 7 फीट की हाइट में, किसी का 8 फीट की हाइट में, कोई 10 फीट में लगा रहा है, कोई 4 फीट में लगा रहा है। तो इस तरीके के फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो स्टॉक है ना वो बराबर नहीं खत्म हो। कोई मान लीजिए कभी आपका डार्क खत्म हो गया, हाईलाइटर बचा हुआ है 50 पेटी, डार्क बचा 20 पेटी, लाइट बचा 30 पेटी, अब आपको नया ऑर्डर देना है। अगर आप कंपनी चेंज करेंगे तो ये आपका डेड स्टॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर बनाएं तो जितना आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है उसके हिसाब से आप उसको ऐड करें। अगर डार्क आपके पास 50 पेटी बचा है तो अगली बार आपको ये टारगेट है कि मेरे को 100 पेटी मंगाना है, तो आप डार्क को 50 से 60 पेटी मंगाइए, उसको 100 पेटी फिर से मत मंगाइए, तो 150 पेटी हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी फ्लोर टाइल्स में भी मेंटेन कर सकते हैं। फ्लोर टाइल्स में ज्यादा इशू इसलिए नहीं आता, खासकर डबल चार्ज में, क्योंकि डबल चार्ज में जो डिजाइन है वो ज्यादा वर्सिटाइल नहीं रहती है, ज्यादा बहुत सारी नहीं रहती हैं, लिमिटेड डिजाइन रहती है, इसलिए डबल चार्ज में ज्यादा डेड स्टॉक नहीं आता। डेड स्टॉक जीवीटी में भी आता है, पोर्सलिन में भी आता है, पार्किंग में भी आता है। तो कोशिश करिए कि हमेशा कंपनी को चेंज नहीं करना है। अगर आप किसी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो कम से कम 1 से 2 साल उस कंपनी का माल मंगाइए। जब वो माल खत्म हो जाए उसके बाद अगर आपको चेंज भी करना है कंपनी, आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ना है, स्विच ऑन करना है, तो आप पहले कंपनी का स्टॉक क्लियर कर लें, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी के साथ जुड़े। दूसरा एक तरीका है डेड स्टॉक को खत्म करने का। जैसे मान लीजिए आपने बेचा, फिर भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पूरा माल बेच लेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको आपको उसका रेट कम करके खरीद मान लीजिए आपका 100 रुपए का खरीदा तो आप उसको 100 रुपए में सेल में उसको बेच लो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास किसी का 2 पेटी बचा है, किसी का 4 पेटी बचा है, किसी का 5 पेटी बचा है, तो इस तरीके का बचा है अगर डेड स्टॉक, तो उसको फिर वो मिक्स में बेचिए। मिक्स में अगर आपका 100 रुपए का सामान खरीदा हुआ है तो आप उसको 150 रुपए में बेच दीजिए। तो वो मिक्स में बेचेंगे तो आपका कम से कम गोडाउन की स्पेस खाली हो जाएगी और आपका जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है कुछ भी निकल के आ जाए, फालतू का भंगार में बेचने से अच्छा कुछ भी मिल जाए। सो इस तरीके से आप डेड स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो अपना है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, कि बहुत सारे बार ये होता है कि कस्टमर हमारे पास आता है, उसने 50,000 का सामान लिया, 1 लाख का सामान लिया, और उसके बाद बोलने लगता है कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि ये टाइल्स जो है मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए हैं, मैंने बहुत सारा सामान आपसे खरीद दिया, अब आप ये सामान जो है मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, इसका पैसा मैं नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान 50,000 का 1 लाख का सामान खरीद रहा है तो उसमें लगभग मैं कहता हूँ कि 2 से 3 हजार रुपए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाएंगे। तो वो तो आपको, अगर आप उसको नहीं, कस्टमर नहीं देता है तो वो आपकी जेब से चला गया, मतलब आपके प्रॉफिट में से चला गया। सो आप इससे बचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आप ऐसा चेक करिए कि आपके एरिया में जहां आपने टाइल्स की दुकान खोली है वहां पे कैसा ट्रेंड है, वहां के जो जितने भी दुकानदार हैं 90% दुकानदार किस तरीके से डील करते हैं। अगर पहला तरीका, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि कोई भी दुकानदार जो है डिलीवरी नहीं देता, वो सिर्फ माल अपने मटेरियल, दुकान के मटेरियल के कॉस्ट बताता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से रहता है। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि आपके एरिया में अगर ऐसा चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और टाइल्स की कॉस्ट दोनों साथ में रहती है, मतलब दुकानदार जो है पहुंचा के होम डिलीवरी साथ में देता है। सो ये आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा आपके एरिया में कि 90% 80% जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से आपके एरिया में काम करते हैं। बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है दुकानदार नहीं देता टाइल्स बिजनेस में। अगर भाई यही बात करूं मैं, अगर कि सीमेंट बिजनेस में क्या होता है, सीमेंट का जो धंधा करते हैं जो लोग, वो लोग पहुंचा के देते हैं, तो वो लोग जो है उसका पैसा अपने में पहले से ही ऐड कर लेते हैं। अगर वो 4 रुपए 5 रुपए बोरी जो है
वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे वो पहले से ऐड करके रखे रहते हैं अपने कॉस्टिंग में ही। तो कस्टमर अगर बोल रहा है कि मेरे को 15 बोरी चाहिए, 20 बोरी चाहिए, तो वो पहुंचा के दे देते हैं, तो उनको पड़ता पड़ जाता है। सो सेम यही सिनेरियो है कि आपको पहले अपने एरिया में पता करना है, कम से कम 70-80-90% दुकानदारों को देखना है कि वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। वो कस्टमर को माल पहुंचा के दे रहे हैं तो उनकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। और अगर कस्टमर का भाड़ा अलग से लग रहा है तो ये दूसरा तरीका होगा। फिर बात कर लेते हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है टाइल्स लेके गया, टाइल्स उसने लगा ली, फिर उसके बाद कुछ टाइल्स से बच गई। अब ये सिनेरियो जो है वॉल टाइल्स में सबसे ज्यादा होता है। वॉल टाइल्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी डिजाइनिंग होती है, डार्क होता है, हाईलाइटर होता है, लाइट होती है, बहुत सारा होता है। अब वॉल टाइल्स को क्या पड़ता है, लगाने से पहले उसको ड्रम में भिगोना पड़ता है पानी में। जब पानी में टाइल्स को भिगो दिया तो वो उसने पानी को एब्जॉर्व कर लिया। अब टाइल्स ने पानी को एब्जॉर्व कर लिया तो वो भीगी हो गई। अब आप उसको रख भी देंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो भी उसकी शक्ल बदल चुकी है। अब आप उसको धूप में भी रख देंगे ना तो भी वो गीली, दुकानदार पहचान जाए कि ये गीली एक बार हो चुकी है। तो बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, साहब मैंने टाइल्स लगाई और ये बच गई, 2 पीस बच गई, 4 पीस बच गई, इसको आप लौटा लीजिए। तो इस तरीके से नहीं होता। आपको अपनी दुकान में या अपने बिल बुक में ऐसा छपवाना पड़ेगा, आपको ऐसा लिखवाना पड़ेगा कि टाइल्स भीगी हुई वापस नहीं होगी। वापस करने का एक समय निश्चित करिए कि दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक हम टाइल्स वापस करेंगे, ये सब रिटर्न करने का समय है। 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अगर आप माल लेके गए हैं तो ही वापस होगा। ऐसा नहीं कि आप माल लेके गए 2023 में, 2024 में माल रिटर्न करने आ रहे हैं 2025 में, तो इस तरीके से वो पता चला 2025 में उसके पास वो स्टॉक ही नहीं है, तो वो क्या करेगा उस रिटर्न का आइटम का। सो रिटर्न करना है, उसके लिए भी एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाइए कि पेटी पैक रहेगी, खुली नहीं रहेगी तो हम रिटर्न करें, पेटी खुल गई तो हम रिटर्न नहीं करें। तो इस तरीके के आप कुछ थंब रूल बनाइए, ये एक फ्लैक्स में लिखवा के अपने दुकान में इसको छपवा के रखिए, ताकि कस्टमर आए उसको समझ में आए, उसको बता दीजिए भाई साफ साफ ये हमारे रूल हैं, आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना। फिर अगला पॉइंट आता है, आखिरी पॉइंट है कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऐसा कि वो बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ आपने टाइल्स भिजवाई, टाइल्स जो है फूटी निकल रही है, हम पेटी खोल रहे हैं तो उसमें टाइल्स टूटी हुई निकल रही है, उसका क्या करें। सो इस सिचुएशन में आपको हमेशा क्या करना है, एज अ दुकानदार, अगर आप एक नए दुकानदार हैं तो आपको हमेशा जो आपका लोडिंग वाला बंदा है, जब आपके गोदाम से टाइल्स लोड हो रही है तो जो आपका लोडिंग वाला बंदा है उसको एक चीज हमेशा क्लियरली बता दें कि भैया अगर तू जब पेटी उठाए गोदाम से, तो पेटी उठाने के बाद पेटी में एक थप्पड़ ऐसे मारेंगे ना अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फूकी है कि ठीक ठीक। तो उसको आप ये समझा दीजिए कि अगर कोई भी टाइल्स तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चूचू कर रही है, उसमें कुछ आवाज आ रही है, तो उसको वो लोड ना करे। तो ये पहला तरीका हो गया कि किस तरीके से आपको ब्रोकेज से बचने का, कि अगर आप टाइल्स टूटी हुई नहीं भेजते हैं तो आपके वहाँ पे कस्टमर के एंड में समस्या ही नहीं आएगी, उसको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरी तरीका ये हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि भाई आपने तो सब ठीक ठीक भिजवाया, लोडिंग के टाइम पे आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन उसके यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो है ट्रांसपोर्टेशन जो ऑटो में गया, लोडर में गया, तो वहाँ पे रास्ता खराब था, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा थे, रोड अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में 2 से 3% के करीब ब्रोकेज हो गया। तो कस्टमर को आप ऐसा बताइए कि साहब देखिए गाड़ी से माल जा रहा है, हम लोगों के पास भी लगभग 1000 किलोमीटर से माल आता है, तो उसमें भी 2 से 3% का जो ब्रोकेज आता है वो कंपनी उसमें कुछ भी नहीं ध्यान देती है। 2 से 3% के जो ब्रोकेज होता है वो कस्टमर को ही झेलना पड़ता है। सो इतना उसको समझाइए। फिर उसके बाद उसको कुछ टिप्स बताइए, उसको बोलिए कि साहब जो आपकी टाइल्स टूट गई है, किसी का कोना टूट गया है, कोई बीच से भी टूट गई है, तो वो जो टाइल्स है उसका यूज वो फेंकी नहीं जाएगी, उसका यूज है, वो बेकार नहीं हुई है, उसको आप स्क्वाटिंग में लगा सकते हैं। आपके जहाँ पे साइड में एंड में जहाँ पे कमरे का एंड होता है वहाँ पे भी, कोने में भी जो अगर छोटे छोटे पीस लग रहे होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं टाइल्स को जो है वेस्टेज को किस तरीके से बचाया जा सकता है। सो यही सारे तरीके हैं दोस्तों कि किस तरीके से जब अगर आप एक नई दुकान खोल रहे हों आपको किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। आज उन सारे चैलेंजेस के बारे में मैंने 9 पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया है। जब भी आप टाइल्स की या सैनिटरी की या पाइप फिटिंग की या पेंट की, इस घर बनाने से रिलेटेड कैसी भी दुकान खोलें तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपका कोई दोस्त है उसको भी इसको रिकमेंड करिए, अपनी फैमिली में इसको रिकमेंड करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं
कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिए। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको टाइल्स कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, उसकी प्लानिंग करनी है, वो सारा काम भी, कंसल्टिंग का काम भी मैं करता हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मुर्गी से डायरेक्ट माल दिलवा सकता हूँ। आपका बिजनेस पूरा कैसे सेटअप करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके बारे में पूरी गाइडेंस दे सकता हूँ। सो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।